नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में बड़ा बदलाव हुआ है। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को अब नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। पार्टी के अनुभवी नेता मंगनी लाल मंडल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। मंगनी लाल मंडल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरेंगे। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाला था। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन शनिवार यानी 14 जून को होगा। यदि मंगनी लाल मंडल के अलावा कोई अन्य नामांकन नहीं होता है तो मंगनी लाल मंडल निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव अभी भी जगदानंद सिंह को मनाने की अंतिम कोशिश में जुटे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बार आरजेडी के प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन होना तय है। मंगनी लाल मंडल आरजेडी के पुराने और वफादार नेताओं में गिने जाते हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं। लालू यादव ने उन्हें आगामी चुनाव में राजनीतिक समीकरण को देखते हुए ये अहम पद लेने का मन बनाया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी दानिश, जगदानंद सिंह जो अभी तक आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष थे, क्या अब यह बात तय और साफ हो चुकी है कि अब आगे वो इसे कंटिन्यू नहीं करेंगे और मंगनी लाल मंडल ही अब नया पदभार ग्रहण कर सकते हैं? क्या कुछ अपडेट है इस पूरे एपिसोड पर? जी कुणाल, देखिए जगदानंद सिंह जो है बहुत लंबे समय से आरजेडी के अध्यक्ष पद पर थे और उनके उनके रहते हुए आरजेडी में जो है बहुत सारे नियम को बदला गया था और जो प्रदेश अध्यक्ष की जो भूमिका है वो बहुत अच्छे से निभा थे। मगर पिछले कुछ दिनों से कहा जाए वो अपना ऑफिस में कार्यालय आ रहे थे और ना ही वो अपनी तरफ से कुछ ऐसा बयान दे रहे थे जिससे आरजेडी को मतलब चुनाव में ये हो। चुनाव को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका अहम रहती है, तो इस वजह से जो है बार बार उनको कोशिश किया जा रहा था मनाने के, मगर वो नहीं आने के कारण जो है अब ये तय माना जा रहा है कि मंगनी लाल मंडल को नया ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मगर एक नाम इसमें और सामने आ रहा है कि आलोक कुमार मेहता भी हो सकते हैं उम्मीदवार। अब वो तो समय बताएगा कि कौन कैसे, मगर मंगनी लाल मंडल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये माना जा रहा है कि पार्टी इस नियुक्ति के जरिए अति पिछड़े वर्ग को अपने साथ मजबूती से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। आरजेडी मंगनी लाल मंडल की नियुक्ति ऐसे समय में कर रही है जब बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद राजद के भीतर आत्ममंथन का दौर चल रहा है। संगठन में नए उत्साह और ऊर्जा लाने के लिए पार्टी को मजबूत और सामाजिक रूप से संतुलित नेतृत्व की ज़रूरत है। बताया जा रहा है कि यही वजह है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों मंगनी लाल मंडल के नाम पर सहमत हैं। और इस बीच अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा की संपत्ति सहित कांग्रेस भवन को सीज किया है। ईडी ने कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा की 5.50 करोड़ की संपत्ति को सीज किया है। इसके अलावा सुकमा में स्थित कांग्रेस कार्यालय की 65 लाख की संपत्ति को अटैच किया है। ईडी के अनुसार कवासी लखमा ने अपराध की आय के रूप में कुल 72 करोड़ की अवैध राशि प्राप्त की है। इस राशि में से 4.60 करोड़ का उपयोग भवन निर्माण और यात्रा व्यय में किया गया है। ईडी के आदेश में उल्लेख है कि कवासी लखमा ने अपराध की आय जानबूझकर प्राप्त अर्जित कब्जा एवं उपयोग की है, जिसे शराब घोटाले से अर्जित किया गया था। इस धनराशि को वैध धन दिखाने के लिए प्रयत्न किए गए तथा शेष धन को छिपाया गया ताकि प्रवर्तन एजेंसी इसका पता न लगा सके। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि कवासी लखमा ने रायपुर के पुरैना स्थित विधायक कॉलोनी में 375 वर्ग मीटर भूमि छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड से लगभग 4 लाख में खरीदी थी, जिसका वर्तमान सरकारी सर्किल दर के अनुसार मूल्य 93.75 लाख आंका गया है।
पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पीयूष, लगातार लखमा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि एक तो वो इस पूरे कथित शराब घोटाले के कटघरे में खड़े ही हैं, अब एक के बाद एक संपत्ति को भी सीज किया जा रहा है, यहाँ तक कि अब कांग्रेस भवन को भी अटैच कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला? इस पूरे मामले में लेटेस्ट अपडेट साझा कर दीजिए। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में शराब घोटाला और अवैध शराब का मामला बहुत तूल पकड़ा था। चुनाव में भी ये घोषणा पत्र में भी आया था कि इसमें लगातार कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था। मोदी जी जब आए थे चुनावी सभा करने, तब भी उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार में बड़ा आरोप लगाया था कि 2200 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ है और पूरा का पूरा पैसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा के जेब में गया है। इस प्रकार के आरोप हुए थे। उसके बाद लगातार ईडी इसमें कार्रवाई भी कर रही थी, कई गिरफ्तारियां भी हुई। पूर्व मंत्री कवासी लखमा हैं, उनको भी गिरफ्तार करके जेल निरुद्ध कर दिया गया। लगातार उनके ऊपर जो इनपुट ईडी को मिले थे उसके आधार पर कार्रवाई हो रही थी और एक बड़ी कार्रवाई अभी ईडी ने फिर से कर दी है कि उनकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया है। और दूसरा, सुकमा जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहीं से विधायक भी हैं वो वर्तमान में, वहां जो कांग्रेस भवन को जो निर्माण हुआ है उसमें भी अनियमितता बरती गई थी और शराब का पैसा वहां लगाया गया था, ऐसा ईडी के नोटशीट में आई थी बात ये। और उसके बाद उसको भी जब्त कर लिया गया है। उनके बेटे जो हरीश लखमा है उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और लगातार ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि कवासी लखमा के सुपुत्र को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। हालांकि इस प्रकार की नहीं हुई, लेकिन ये जो संपत्ति कुर्क करने का मामला है इसके पुख्ता प्रमाण ईडी के पास उपलब्ध हैं। कुणाल जी, तो अब मान लिया जाए कि चूंकि कांग्रेस के नेता रहे हैं और ऐसे में अब मुश्किलें उनकी साफ तौर पर बढ़ जाएंगी और क्या इसकी आंच बघेल तक भी पहुंच सकती है? 100%, क्योंकि लगातार जो बातें सामने आ रही थी और जो इंक्वायरी ईडी ने किया है तो उसमें ये साफ तौर पे जाहिर किया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से हाथ है। इस पे उनसे भी पूछताछ की बात कही जा रही थी। हालांकि उनसे पूछताछ अभी शराब घोटाले को लेके नहीं हुई है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं हाथ जो उनका दिखाई रहा है, जो सूत्रों से पता चल रहा है कि अंततः जो कार्रवाई होगी वो भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से थे उनके ऊपर भी होना संभावित है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र के नवी मुंबई में तुर्भे MIDC इलाके में अंबेडकर नगर के पास स्थित औद्योगिक यूनिट में भीषण गैस लीक की घटना घटी है। इस हादसे में 20 से 25 महिला मजदूर बेहोश हो गई हैं, जबकि कुल 27 लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का असर हुआ है। मजदूर रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे, तभी अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत, सिरदर्द और चक्कर जैसी समस्याएं होने लगीं। कुछ ही पलों में कई महिला मजदूर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और आपातकालीन सेवाएं तुरंत पहुंची और सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालकर वाशी स्थित MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल 27 लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह संदेह जताया जा रहा है कि फैक्ट्री की केमिकल प्रक्रिया में उपयोग किए जा रहे किसी रसायन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ। इस संबंध में गहराई से जांच की जा रही है और औद्योगिक सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कंपनी की प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। हालांकि इस पूरे हादसे के बाद इलाके में डर का माहौल है और स्थानीय लोगों ने औद्योगिक सुरक्षा को लेकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां फैक्ट्री में गैस लीक कांड हुआ है। घटना नवी मुंबई की है। यह फैक्ट्री तुर्भे में स्थित है और इसमें 25 मजदूर बेहोश हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड की चपेट में आ गए और फिलहाल उनका इलाज MGM अस्पताल में जारी है। तो MIDC इलाके के अंबेडकर नगर की इस घटना ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है और यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है
कि औद्योगिक सुरक्षा एजेंसी द्वारा कंपनी की प्रक्रिया में कहीं कोई कमी तो नहीं थी। इस फैक्ट्री की केमिकल प्रक्रिया में उपयोग किए जा रहे रसायन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ और संभवतः यही कारण है जिसकी वजह से ये सारे मजदूर बेहोश हो गए, उसकी चपेट में आ गए। मजदूर रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे, तभी अचानक उन्हें असहजता महसूस होने लगी और सांस लेने में दिक्कत हुई, सिर दर्द हुआ, चक्कर आई और उसके बाद एक के बाद एक वह बेहोश होकर गिरने लगे। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां आज भारतीय सेना को 419 युवा अफसर मिलेंगे। ये अफसर आईएमए में गहन प्रशिक्षण के बाद पास आउट होकर सेना में बतौर लेफ्टिनेंट अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। इस दौरान 9 मित्र राष्ट्रों के 32 कैडेट भी पास आउट होकर अपनी सेनाओं का अंग बनेंगे। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय सेना को आज 419 युवा अफसर मिलेंगे। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लसंथा रोड्रिगो होंगे। माना जा रहा है कि उनका यह दौरा भारत और श्रीलंका सहयोग को मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम साबित होगा। विदेशी कैडेटों को मिलाकर आईएमए से पास आउट होने वाले कैडेटों की कुल संख्या 451 है। ये सभी सैन्य नेतृत्व, शारीरिक दक्षता और रणनीतिक कौशल में पारंगत हो चुके हैं। प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों को युद्ध कौशल, हथियार संचालन, नेतृत्व और नैतिक मूल्यों का गहन प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल लसंथा रोड्रिगो खुद दिसंबर 1990 में आईएमए के 87वें कोर्स से कमीशन प्राप्त कर चुके हैं। इस समारोह में परेड निरीक्षक यानी रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में उपस्थित रहेंगे। वह आईएमए में अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा करेंगे। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, उत्तराखंड के लिए गौरव का पल, साथ ही पूरे भारतवर्ष के लिए, और हर साल उत्तराखंड यह सौभाग्य भारत को दिलाता है। आईएमए एक ऐसी संस्था है जो देश के ऐसे सैनिकों को लाइन में भेजती है जो काफ़ी दक्ष होते हैं। इस बार के पासिंग आउट परेड में क्या कुछ खास रहा, कौन कौन मौजूद रहा और कैसा माहौल रहा? योगेश, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल जी। मैं सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हर साल जो है वो सैकड़ों की संख्या में भारतीय सेना को वो अधिकारी मिलते हैं जो अधिकारी अपनी सेवा पूरे जब तक वो सेना में कमीशन रहते हैं, और ऐसा है कि अधिकारी सेना में कमीशन होने के बाद भी अगर बात करें तो वो तब भी देश को अपनी अगर कहें तो दिन रात देते हैं। ऐसे में आज भी बड़ी संख्या में भारतीय सेना को, भारतीय ही सेना नहीं, भारतीय सेना के साथ साथ अगर देखा है तो विदेश की जो सेना है, जो मित्र देश है, मित्र देशों को भी यहाँ से अगर देखा जाए तो आर्मी के अधिकारी मिलने जा रहे हैं। सारे के सारे जो प्रशिक्षण ले चुके हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ से प्रशिक्षण जो है वो लिया जाता है। अगर बात करें हम तो जो इसके बाद जो पीपीपी है, जो पीपीपी जिसे पासिंग आउट परेड कहा जाता है, उसमें अगर देखा जाए तो 419 नए सेना भारतीय अधिकारी हैं वो मिलने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये होगा, 451 कैडेट पास आउट होंगे इसमें से अगर देखा जाए तो टोटल जो है, जिसमें से 32 जो है वो अब मित्र देशों के हैं, क्योंकि श्रीलंका के होते हैं। हर साल देखा जाता है अफगानिस्तान, श्रीलंका, कई सारे देश ऐसे हैं जिसमें नेपाल भी शामिल है, उनके भी यहाँ पर अधिकारी जो है वो प्रशिक्षण लेते हैं। उसके बाद वो लोग भारतीय सेना के साथ ही अपने अपने देश की सेनाओं में जो है वो सेवा देते हैं। आज भी इसी तरह से माहौल बहुत ज्यादा है। परेड होती है सुबह पूरी, उसके बाद सलामी दी जाती है। मुख्य अतिथि जो है वो जो बेस्ट कैडेट होता है उसको चुना जाता है, सब कुछ रहता है। और इसके बाद जो है भारतीय सेना को नए अधिकारी मिल जाते हैं, जो कि अब एक और नए अधिकारी अगर देख रहे हैं तो 419 नए अधिकारी अब भारतीय सेना को मिल चुके हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका योगेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और उस बीच अगली बड़ी खबर, जहां ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष अब तेज हो गया है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 6 वैज्ञानिक और कई मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर 150 से ज़्यादा मिसाइलें दागी। इजराइल ने यह पुष्टि की है कि ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमलों में घायल हुए एक शख्स की मौत हो गई है। ईरानी हमले में यरूशलम और तेल अवीव के आसमान में विस्फोट हुआ
और कई बिल्डिंग्स तक हिल गई। हमलों के दूसरे दौर में शनिवार की सुबह यरूशलेम के आसमान में सायरन और ब्लास्ट की आवाज़ें सुनी जा सकती थी। इजराइल की सेना ने अपने नागरिकों से आग्रह किया है कि वह कहीं शेल्टर ले लें। इस जवाबी हमले के बाद मध्य पूर्व में क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्थिति पर चर्चा की, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौता करने की चेतावनी दी। यह तनाव मध्य पूर्व में अस्थिरता को बढ़ा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इजरायली हमले के बाद ईरान ने अब जवाबी हमला किया है। ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। तल अवीव समेत कई जगह पर जोरदार धमाके सुने गए और इजराइल ने यह एक्सेप्ट किया है कि ईरानी हमले में एक घायल शख्स की मौत हो गई है। तो ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष और तेज होता हुआ चला जा रहा है। इजराइल ने जब हमला किया था उसके बाद से यह समझा जा रहा था कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा और उसी जवाबी कार्रवाई के तहत ईरान ने भी इजराइल पर तकरीबन 150 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और हमला किया है। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव, यह तो समझा जा ही रहा था कि यह होना था, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्योंकि जिस तरह के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और बैकड्रॉप में यह स्पष्ट है कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, तो अब दोनों देश और इस पूरे इलाके के बीच की स्थिति कैसी होने वाली है? इस ताज़ा हमले के बारे में भी बता दीजिए। कुणाल, कल 10 बजे के आसपास, 10 बजे के बाद जो हमले चालू किए थे ईरान ने, पलटवार किया था ईरान ने, और ईरान ने लगभग 3 से 3.5 घंटे लगातार मिसाइलें दागी हैं। और जो पहला हमला किया था ईरान ने इजराइल पर, उसमें एक आदमी की मौत हुई थी और 70 लोग घायल हुए थे। इसके बाद 2 राउंड और हमला किया ईरान ने, उसका फिर रिटेलिएशन इजराइल की तरफ से दोबारा हुआ है और ईरान में भी लगातार बर्बादी हो रही है। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है कि ये केवल 2 देशों के बीच में है जी। ये पूरे मध्य एशिया में फैल चुका है और मध्य एशिया से ये पश्चिमी देशों में भी फैलने की इसकी आशंका है, क्योंकि ईरान ने इराक में जो अमेरिकी बेस हैं उन पर भी हमला किया है। ईरान ने सबमरीन से इजराइल पर हमला किया है, मतलब समुद्र से इजराइल पर हमला किया है। और उधर अमेरिका ने अभी प्रत्यक्ष तौर पर फायरिंग में या आपके ये मिसाइल दागने में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन अपना थर्ड जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव कर दिया है इजराइल के फेवर में। और ट्रंप ने चेतावनी भी दी है, फ्रांस ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने ये हमले नहीं रोके तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा, आप ये धीरे धीरे अब ये लग रहा है कि ये एक विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है मामला पूरा। ठीक है, बहुत धन्यवाद राजीव का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करके ये जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।